नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, जीवन की असली चाल को वही समझता है जो सफर के दोल को गुलाल समझता है। जिंदगी कैसे जीनी है तो आप ये सीखें। मॉडल टेस्ट सीरीज अपना चल रहा है। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से अंडे देने वाला स्तनधारी कौन सा होगा? करें आंसर। अंडे देने वाला स्तनधारी कौन सा है, ये सवाल आपसे किया गया है। अंडे देने वाला स्तनधारी, स्तनधारी भी है और अंडे भी दे रहा है, ये कौन सा प्राणी है ऐसा? कंगारू, प्लेटिपस, पांडा और भालू। ऐसे सवाल भी एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, एक दो प्रश्न आते हैं ऐसे। बताइएगा इसका आंसर क्या रहेगा। निम्न में से अंडे देने वाला स्तनधारी कौन सा है? आ जाओ आ जाओ, महेंद्र बताओ कौन सा होगा इसका आंसर। अंडे देने वाला स्तनधारी कौन सा है? पांडा आप जानते हो? ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, धीरे धीरे ये विलुप्त की श्रेणी में आ रहा है। लाल आंकड़ों की किताब जानते हो ना आप? हाँ जी, लाल आंकड़ों की किताब, लाल आंकड़ों की किताब किसको कहा जाता है? रेड डेटा बुक। ये ऐसी किताब है जो विलुप्त हुए जानवरों को रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, ये IUCN में आता है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। पांडा आजकल ये विलुप्त की श्रेणी में आ रहा है। भालू आप जानते हैं, भालू। कंगारू ये ऑस्ट्रेलिया का क्या है? हाँ, राष्ट्रीय जीव है उनका, ऑस्ट्रेलिया का है। प्लेटिपस एक ऐसा प्राणी है जो स्तनधारी होते हुए भी क्या देता है? अंडे देता है। ये बतख के समान दिखता है। बतख जो है ना, बतख, बतख की चोंच देखी है क्या? बतख की चोंच, उसके समान इसकी चोंच भी होती है स्तनधारी। ज्यादातर स्तनधारी क्या करते हैं? बच्चे उत्पन्न करते हैं। लेकिन प्लेटिपस एक ऐसा प्राणी है जो स्तनधारी होते हुए भी क्या देता है? अंडे देता है। ध्यान में रखना है ये प्लेटिपस। क्लियर? अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? बताना जरा इसका आंसर क्या होगा। और एक होता है बच्चे, बच्चे पैदा करने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? दोनों का आंसर करो। ऐसे प्राणी जो सीधे अंडे देता है उसको क्या कहते हैं? और ऐसे प्राणी जो सीधे बच्चे उत्पन्न करते हैं उनको क्या कहा जाता है? अंडे देने वाले प्राणी अंडज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंडज। और बच्चे पैदा करने वाले प्राणी जरायुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? जरायुज। ध्यान रखना इनका, ये जरायुज है। ठीक है, अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाएंगे? अंडज। इसको ओविपर्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे? ओविपर्स। और जरायुज को बोला जाता है विविपर्स। क्या कहते हैं इसको? विविपर्स कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है, एक ऐसा स्तनधारी जो अंडे देता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऐसा स्तनधारी जो अंडे देता है वो प्लेटिपस है। क्या रहेगा? प्लेटिपस। बच्चे पैदा करने वाले प्राणियों को विविपर्स कहा जाता है, जरायुज। और अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? अंडज या फिर ओविपर्स कहा जाता है। कर लेना इसका आंसर। तो प्लेटिपस होगा ये। कंगारू आप जानते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय उनका प्राणी है ये। समझ गए? ले लें आगे इसको। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 पूछा जा रहा है, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक है? जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक है, ये पूछा गया है। गोरा का आंसर आ रहा है बी, दृढ़ उत्तक, स्थूल कोणोत्तक, और ये आपके आ गया जटिल उत्तक। इनमें से क्या सही आंसर है? उत्तक की बात करें तो ये मुख्य रूप से
तीन प्रकार का होता है, एक तो सरल उत्तक होता है और एक विभज्योतक उत्तक होता है। अब इसके भी तीन पार्ट है, एक तो होता है मेरिस्टेम, इसका पेरेनकाइमा, क्या होता है आप नोट कर लें, पेरेनकाइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है और एक होता है आपकी स्क्लेरेनकाइमा, एक होता है स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा क्या करता है, ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, ध्यान में रखना, क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का कार्य कौन करता है जी, प्रकाश संश्लेषण आपके पेरेनकाइमा करता है। कौन करता है, पेरेनकाइमा। ये पौधों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। स्क्लेरेनकाइमा क्या करते हैं, ये मजबूती प्रदान करते हैं। जैसे आपने देखा होगा नारियल, नारियल देखा है क्या, नारियल कितना मजबूत होता है, उसमें स्क्लेरेनकाइमा होता है। कोलेनकाइमा क्या करता है, ये पौधों में लचीलापन देता है, पौधे लचीलापन, ये भी आप नोट कर लें। पौधे लचीले आपको इसी के कारण नजर आते हैं, कोलेनकाइमा के कारण। पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, वो पेरेनकाइमा के कारण होता है। और स्क्लेरेनकाइमा ये आपके पेड़ पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं। जैसे नारियल, नारियल बहुत मजबूत होता है, देखा है ना, तो ये आपका हो गया स्क्लेरेनकाइमा। इसके अलावा पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक कार्य करता है, वृद्धि के लिए तो आपको ध्यान में रखना है शीर्षस्थ विभज्योतक। कौन सा होता है, शीर्षस्थ विभज्योतक, मेरिस्टेमेट होता है। लेकिन यहां तो प्रश्न पूछा गया था जटिल उत्तक। जटिल उत्तक की दो टाइप होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जटिल उत्तक के कितने प्रकार है, दो। जटिल उत्तक जो होता है उसके दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है जाइलम और दूसरा क्या होता है, फ्लोएम होता है, दूसरा होता है फ्लोएम। अब जाइलम का क्या काम है, ये पौधों में जल का परिवहन करता है। जल का परिवहन कौन करता है पेड़ पौधों में, तो जाइलम उत्तक। फ्लोएम का क्या कार्य है, खाद्य पदार्थों का, ये खाद्य पदार्थों के परिवहन हेतु आवश्यक है। और इन दोनों का मिश्रित रूप क्या कहलाएगा, जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, नहीं पता, नोट कर लें आप। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या पाया जाता है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में एधा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एधा। इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में एधा होती है, एधा, जिसको हम कैम्बियम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कैम्बियम, ध्यान में रखना। पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनती है, कोशिका भित्ति, बताओ भैया। पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति जो पेड़ पौधों को निश्चित आकार देती है, किसकी बनाई जाती है, तो ये सेलुलोज की बनती है। किसकी, सेलुलोज की। कर लोगे, कौन सा बताना है, पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनती है, ये लो सेलुलोज होता है। जटिल उत्तक के दो प्रकार है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कौन रहता है, एधा, कैम्बियम। और ये तीन टाइप के उत्तक है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, पेरेनकाइमा करता है। कोलेनकाइमा का क्या काम है, पेड़ पौधों में लचीलापन, और स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जाइलम और फ्लोएम, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जटिल उत्तक के प्रकार होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल का परिवहन, फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। नेक्स्ट, इसका आंसर करो। ये तो बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सवाल आया है। कोशिका की खोज किसने की है, यही है, यस। कोशिका की खोज करता कौन है, फटाफट बताओ क्या आंसर होगा इसका। गौरव कहां गए आज, अच्छा। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की है, पेलेट, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन और कैमिलो। क्या आंसर होगा इसका, कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था, रॉबर्ट हुक। बिल्कुल सही आंसर आया है, रॉबर्ट हुक। कई बार इसका सन भी पूछ लेते हैं, तो ये 1665 में। इसके अलावा ध्यान में रखिएगा, ये था ना ये कैमिलो, ये कौन था, ये पूरा है कैमेलियो गोल्जी। क्या नाम है इसका, कैमेलियो गोल्जी। और इसने क्या किया था, गोल्जी काय की खोज की थी। किसकी, गोल्जी काय की।
गोल्जी काय की खोज, गोल्जी बॉडी की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? कैमेलियो गोल्जी था। चार्ल्स डार्विन कौन था? इसने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। ध्यान में रखना है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। गौतनसुक और रॉबर्ट हुक कौन है जिसने कोशिका की खोज की है? पैलेड कौन था? पैलेड। इसका संबंध राइबोसोम से। किससे? राइबोसोम से। और ये भी ध्यान में रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने ये जो खोज की है ये आपके मृत कोशिका में की है। किसमें की है? मृत कोशिका में, डेड सेल में की है। और यदि आपसे पूछा जाए जीवित कोशिका की खोज किसने की, फटाफट बताओ, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? अरे जीवित कोशिका तो ल्यूवेनहॉक होगा। कौन होगा? ल्यूवेनहॉक। और किण्वन जो होता है, किण्वन, किण्वन की खोज किसने की? तो ये भी आंसर ल्यूवेनहॉक जाएगा। क्या होगा? ल्यूवेनहॉक। चीनी बनाना किण्वन का काम है, तो किण्वन की खोज भी किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। जीवित कोशिका की ल्यूवेनहॉक। ये सारे आपको ध्यान में रखना है। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया है। और कैमेलियो ये गोल्जी था, इसने गोल्जी काय की खोज की। पैलेट था, इसका सीधा संबंध राइबोसोम से है। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं इसको। राइबोसोम को क्या कहते हैं भैया? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं इसको। कोशिका का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो सारे आपको याद हो गए। फिर इसका आंसर क्या रहने वाला है? रॉबर्ट हुक था। एक था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन कौन था? यस, इसने खोज की थी केंद्रक की 1831 में। ठीक है, ये लीजिए। केंद्र को किस नाम से जानते हैं? ये कोशिका का नियंत्रण कहलाता है। कोशिका का दिमाग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग। याद है ना आप सबको? कोशिका का दिमाग कहते हैं इसको। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, अगला सवाल देखते हैं, करो आंसर इसका। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? याद आ गया? जब भी आए ए बी सी डी ई और ए, ये तो आपको याद है, ये विटामिन है। और इसके नीचे नाम लिख लेना, रथ एक टॉफी। ये बन गया। अब इसका सीधा सा आंसर ए से बनने वाला है। तो ए से यही स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। ये लो, इतना आसान है। इसका सीधा आंसर यहां से बनेगा ए से। तो ए से बनेगा एस्कॉर्बिक एसिड। ये रेटिनॉल है, विटामिन ए। ये थाइमीन है, विटामिन बी। ये कैल्सीफेरोल है, ये टोकोफेरोल है, ये फिनोक्विनोन है। इतना तो शायद आपको याद है सबको। अच्छा, इनमें से जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बस, ये जल में घुलनशील है। ये किसमें है? ये जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। और बाकी जो बच रहे हैं ना, ये वाला ए डी ई और के, इसको कीड़ा बना लो आप। के ई डी है, कीड़ा, कीड़ा ये हो गया। ठीक है, तो ये आपके वसा में घुलनशील है। किसमें है? वसा में घुलनशील। यहां से सवाल पूछा भी गया कई बार, विटामिन में से वसा में घुलनशील है। कर लोगे? विटामिन ए किस में पाया जाता है? गाजर में। गाजर के शीर्ष भाग में होता है। ठीक है। कमी से रोग पूछा जाए, रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। इससे कौन सा होता है? बेरी बेरी। इससे कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। डी से कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। ये लीजिएगा पूरा। ई से बताओ कौन सा होता है? इसको कह सकते हैं हम नपुंसकता रोग, बांझपन कहेंगे। और इसकी कमी से, हाँ, इसका है रक्त का थक्का नहीं जमना। ये लीजिए, रक्त का थक्का नहीं जमना। सारे रोग भी याद है आपको। रक्त का थक्का नहीं जमता विटामिन के की कमी से। बस ये ध्यान रखने, रासायनिक नाम आपको याद होने चाहिए। क्लियर हो गया? ले लें आगे। तो इस सवाल का आंसर क्या रहेगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। थाइमीन तो है नहीं, ये तो बी वाला है। रेटिनॉल एक है, नोट होगा नहीं, तो यही रहेगा इस प्रश्न का ठीक आंसर, एस्कॉर्बिक अम्ल। और ये ज्यादातर किस में होता है? ये ज्यादातर खट्टे पदार्थों में होता है। खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, इमली, टमाटर, इन सब में होता है विटामिन सी। और विटामिन सी को कभी भी उबाल कर भी नहीं खाना
चाहिए। ऐसा करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। क्लियर? करो आंसर। इसका क्या आंसर होगा? बताओ जरा, वीर्य किस पदार्थ का बना होता है? इसका क्या आंसर होगा? ये हरियाणा का आंसर नहीं आ रहा। आज सवाल पूछा जा रहा है जो सीमन होता है वो किस पदार्थ का बना होता है? प्रोटीन, पोटास, सोडियम और कार्बोहाइड्रेट। क्या आंसर करें इसका गौरा जी? वीर्य किस पदार्थ का बना होता है? ए सही आंसर है जी, बिल्कुल ठीक है। ए विल बी राइट आंसर। प्रोटीन का बना होता है वीर्य। वीर्य किसका बना होता है? प्रोटीन का। कर लेना सही आंसर, ठीक है। ये रहेगा इसका आंसर, प्रोटीन। प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें होता है? दाल जो है सोयाबीन, उसमें पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, सबसे अधिक, सबसे ज्यादा। हालांकि सवाल भी है, सवाल हो तो सवाल करें, सवाल में भी होता है, लेकिन दाल में, दाल जो है सोयाबीन की, उसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, दालों का राजा किसको कहते हैं? दालों का राजा किसको कहा जाता है? चना कहलाता है। ध्यान में रखना है, ये दालों का राजा है। दालों का राजा कहलाता है चना। प्रोटीन की कमी से रोग कौन से होते हैं? रोग पूछा जाए, बताओ। तो ध्यान में रखना, एक तो क्वासियोरकोर, कौन सा है? क्वासियोरकोर। और दूसरा कौन सा है? मैरस्मस। आप बोलते रहो ताकि आपका रिवीजन ढंग से हो जाए। क्वासियोरकोर और मैरस्मस, ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? आलू में होता है, ठीक है। इसकी कमी से रोग पूछा जाए तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से, तंसुक बताएगा, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग होता है? जुकाम। कार्बोहाइड्रेट की कमी से, ध्यान में रखिएगा, दो प्रकार के रोग है। एक तो आप याद रखना, हाइपोग्लाइसीमिया। कौन सा? हाइपोग्लाइसीमिया। एक तो ये वाला, और दूसरा होता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया। अब बताओ, यदि कमी है तो हाइपो होगा, हाइपो का मतलब होता है कमी, और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है तो फिर हाइपर होगा। ये तो होता है कमी से, और ये होता है कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से। हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया, ये पहले आपके आए हुए हैं सारे के सारे। लेकिन प्रश्न था वीर्य किस पदार्थ का बना होता है? तो वीर्य है वो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का, ठीक है। और प्रोटीन में पूछा जाए तत्व कौन सा होता है, तो ध्यान में रखिएगा, इसमें नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। ये भी ध्यान रखना, प्रोटीन नाइट्रोजन का स्रोत है। नाइट्रोजन पाया जाता है प्रोटीन में। कौन सा एलिमेंट होता है? नाइट्रोजन। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। कर लोगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। शुक्राणु अंडे से किस स्थान पर मिलते हैं? शुक्राणु अंडे से किस स्थान पर मिलते हैं? इसका जवाब दीजिएगा, क्या आंसर होगा? शुक्राणु अंडे से किस स्थान पर मिलते हैं? कहने का मतलब ये हुआ, शुक्राणु और प्लस अंडाणु, बताओ ये किस स्थान पर मिलते हैं? पता है क्या? और राकेश कहां है? राकेश, शुक्राणु और अच्छा, शुक्राणु किससे स्त्रावित होते हैं? वृषण से। अंडाणु कहां से स्त्रावित होते हैं? अंडाशय से। ये नर का प्राथमिक जनन अंग है, ये मादा का प्राथमिक जनन अंग है। शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों पूछे जा रहे हैं, ये किस स्थान पर मिलते हैं?
याद आ रहा है क्या कुछ? अरे कुछ याद आया? नहीं पता? आपको मैंने उस समय भी बताया ये फिम्बरी है। ये क्या है? ये फिम्बरी है। ये जो अंडे होते हैं उसको कैच करने का कार्य करती है, कैच पकड़ लेती है ना। हाँ। और ये वाली जो नलिका है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? फैलोपियन नलिका। ये फैलोपियन नलिका है, फैलोपियन ट्यूब है ये फैलोपियन नलिका है भैया, ये फैलोपियन। इसी वाले स्थान पर क्या होते हैं? इसी वाले स्थान पर अंडाणु और शुक्राणु का परस्पर क्या होता है? परस्पर निषेचन होता है। ये अंडाणु और शुक्राणु इन दोनों का परस्पर निषेचन कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में। इसको अंडवाहिनी भी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? अंडवाहिनी। तो फैलोपियन ट्यूब वो स्थान है जहां शुक्राणु और अंडाणु का परस्पर संयोग होता है और इसी के फलस्वरूप युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। जाइगोट बनता है जिसको हम कहते हैं बच्चा, भ्रूण कहते हैं आप, भ्रूण। क्लियर? तो शुक्राणु और अंडाणु का परस्पर संयोग किस स्थान पर होगा? फैलोपियन ट्यूब में होगा। ये इसका ठीक आंसर है। बच्चेदानी नहीं है, ये तो नहीं है, किडनी भी नहीं है और इलियम नहीं। अच्छा, इलियम किसका भाग है? इलियम किसका भाग है? किशन। इसका आप आंसर करें। एलियम किसका भाग है? किडनी। किडनी आप जानते हैं यहां पर क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है। क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त को यहां छाना जाता है। रक्त शुद्ध कहां होता है? तो किडनी में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बैठेगा? ये बैठेगा भैया फैलोपियन ट्यूब। ये इसका आंसर। शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु अंडे से किस स्थान पर मिलते हैं? तो फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। हो गया यहां से? कोई दिक्कत बताओ? नहीं है? हाँ, ये आपको बताना है। इसका आंसर आपको करना है। एलियम किसका भाग है? ठीक है, नेक्स्ट। एलियम किसका भाग है आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? भोजन को पचाने में किस अम्ल की भूमिका होती है? कौन सा ऐसा एसिड है जो भोजन को पचाने में सहायक है? आंसर करो आप। क्या करें इसका आंसर? HCl, इसके अलावा H2SO4, HNO3 और CH3COOH। ये करोली, करोली कहाँ है? करोली तो आया नहीं आज। बताओ भाई, भोजन को पचाने में कौन से अम्ल की भूमिका होती है? दीपक। H2SO4, HCl। शाबाश। भोजन को पचाने में कौन से अम्ल की? अच्छा, आपने पता है आमाशय। आमाशय तो पता ही है। आमाशय जिसका आकार अंग्रेजी के जे अक्षर के समान या फिर थैलेनुमा स्ट्रक्चर होती है, ये आमाशय है। इसके ठीक नीचे अग्नाशय पाया जाता है। फिर आपके ये छोटी आंत और बड़ी आंत आप जानते ही हैं। ये क्या है? छोटी आंत और बड़ी आंत का हिस्सा है ये वाला। ये आमाशय आपका। और इसके ठीक सामने क्या होता है? आपके लीवर होता है। ये लीवर है ना। और इसके अंदर पित्ताशय भी है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। और ये है वो आमाशय। और आमाशय में बताओ क्या होता है? आमाशय में कौन सा एसिड होता है? तो HCl होता है। ये कई बार सवाल आता है। आमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है। इसको ऑक्सेंटिक कोशिका स्त्रावित करती है। कौन सी? ऑक्सेंटिक। ये भी ध्यान में रखना, कौन सी कोशिका? तो ऑक्सेंटिक कोशिका HCl अम्ल का स्त्राव करती है। HCl अम्ल, ऑक्सेंटिक कोशिका। और यही है जो भोजन को पचाने में सहायक है। ये भोजन को सड़े गले जो आपके क्या बोलते हैं उसको, जीवाणु, बैक्टीरिया, उसको नष्ट कर देते हैं। HCl। H2SO4 ये अम्लों का राजा कहलाता है। किंग ऑफ एसिड कहते हैं इसको। अम्लों का राजा कहेंगे, किंग ऑफ एसिड H2SO4 है। इसका उपयोग बैटरी में किया जाता है। कहां होता है? बैटरी में। HNO3 आप जानते हैं ये नाइट्रिक अम्ल है। इसका उपयोग कहां होता है? इसका उपयोग यूरिया उद्योग में होता है। और ये एसिटिक अम्ल है जो सिरका या अचार के परिरक्षण हेतु आवश्यक है। अचार आपने देखा होगा, अचार को परिरक्षित करने में कौन सा एसिड काम आता है? तो एसिटिक अम्ल आता है। सब पढ़े हैं आपने। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक होता है। तो ये एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में।
ये आपके नाइट्रिक अम्ल यूरिया में काम आता है, और बाकी H2SO4 अम्लों का राजा इसको बोला जाता है। ठीक है, HCl ये आमाशय में पाया जाता है, जो आपके भोजन को पचाने में सहायक है, ये रहा। और इसको पता है क्या कहते हैं? HCl को नमक का अम्ल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? नमक का अम्ल। इसको नमक का अम्ल कहा जाता है। याद रखिएगा, इसी का उपयोग टॉयलेट की सफाई में भी किया जाता है। कहां किया जाता है? टॉयलेट की सफाई में। टॉयलेट की सफाई में HCl एसिड का ही प्रयोग किया जाता है। तो सवाल था, भोजन को पचाने में कौन से अम्ल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी? तो HCl की होगी। क्लियर? पूछो क्या क्या चीज? इसका आंसर करो आप। फेफड़ों में गुब्बारे जैसी संरचना क्या कहलाती है? ये जितने भी सवाल आप देख रहे हैं, ये PYQ है, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए, आपके आर्मी की एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है सारे के सारे, ये भी ध्यान में रखना। दो 2023 की भर्ती में ये अप्रैल वाला जो महीना था, उसमें ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए थे। फेफड़ों में गुब्बारे जैसी संरचना क्या कहलाएगी? फेफड़ों में गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर, अरे बताओ जरा, फेफड़ों में गुब्बारे जैसी संरचना क्या कहलाएगी भैया? अरे फेफड़ों में गुब्बारे जैसी संरचना, करो आंसर। फेफड़ों में गुब्बारे जैसी संरचना क्या कहलाएगी? ये डायफ्राम है। ये क्या है? डायफ्राम है। ये वाला डायफ्राम है। ये फेफड़े हल्के गुलाबी रंग के। ठीक है, इसमें आपको पता ही है ब्रोंकियोल और ब्रोंकाई। क्या होता है भैया? ब्रोंकियोल और ब्रोंकाई, श्वसनी और श्वसनिका, श्वसनी और श्वसनिका। लेकिन आपसे तो ये पूछा जाता है कि ये आगे जाके ऐसे एयर कोश में, एयर कोश जो होते हैं गुब्बारे जैसी संरचना बना लेते हैं, गुब्बारे जैसी संरचना, इसको क्या कहा जाता है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। क्या कहेंगे इसको? किशन, ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। फेफड़ों में गुब्बारे, अरे किडनी तो होगा नहीं, किडनी का तो कोई संबंध ही नहीं है यहां से, किडनी तो वैसे ही कैंसिल हो गया। किडनी तो मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग है, तो ये तो आंसर रहेगा नहीं। ग्रसनी आप जानते हैं पाचन और श्वसन में पाई जाती है, कॉमन पार्ट है ये, सही है। ग्रसनी है वो कॉमन पार्ट होता है, ये पाचन तंत्र का भाग भी है और श्वसन तंत्र का भी है। श्वसन के लिए श्वास नली के रूप में काम करती है, और पाचन के लिए भोजन नली के रूप में ये काम करती है। तो ये दो आंसर तो वैसे कैंसिल हो गए। अग्नाशय पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है ये अग्नाशय। और मिश्रित ग्रंथि आप जानते हैं, क्या आपके एंजाइम और हार्मोन दोनों का जो स्त्राव करती है वो मिश्रित ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी है। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। एक ही ऑप्शन बच रहा है आपके सामने, वो है एल्वियोलाई। इसी को कहा जाता है, इसी को सामान्यतः कूपिका आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कूपिका। ये फेफड़ों की इकाई है। क्या है? फेफड़ों की इकाई, श्वसन की इकाई है। श्वसन की इकाई कह सकते हैं आप, फेफड़ों की आप इकाई बोल सकते हैं इसको, एल्वियोलाई है। ठीक है, इसमें क्या काम होता है? एल्वियोलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। O2 और CO2 का क्या होता है? परिवहन होता है। ठीक है, तो फेफड़ों में पाई जाने वाली गुब्बारे जैसी संरचना को किस नाम से जाना जाता है? एल्वियोलाई कहा जाता है इसको। इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है? एल्वियोलाई। ये भी पीछे पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। ये सारे के सारे सवाल लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। इसका आंसर करो। इसका क्या आंसर रहेगा? हरियाणा का आंसर आना चाहिए। हरियाणा का आंसर आया नहीं है, फटाफट इसका आंसर कर दे हरियाणा। मुकुलन, मुकुलन द्वारा प्रजनन करने वाला जीव कौन सा है? सवाल वही रहते हैं, बस इसको तरीका चेंज कर देते हैं पूछने का थोड़ा तरीका चेंज हो जाता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन करने वाला जीव है कौन सा है? क्या होगा? मेंढक। मेंढक एक उभयचर है।
जो जल थल दोनों में रहता है, और ये बाह्य निषेचन करता है। ये सवाल भी पूछा हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा। मेंढक में बाह्य निषेचन पाया जाता है, आंतरिक निषेचन नहीं होता, ये ध्यान में रखना। आंतरिक निषेचन मनुष्य करता है, गाय करते हैं, कुत्ता है, ये सब करते हैं, लेकिन बाह्य निषेचन कौन करता है? मेंढक करता है। और मेंढक का बोटनिकल नेम, इसका जैविक नाम पूछा जाए तो ये भी ध्यान में रख लेना, राना टिग्रिना कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? राना टिग्रिना। इसको राना टिग्रिना कहा जाता है, जरूर ध्यान में रखिएगा। ये मेंढक है। तो ये इस प्रश्न का आंसर नहीं होने वाला, मुकुलन द्वारा बाह्य निषेचन होगा। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में क्या होता है? प्लेनेरिया अपना जनन कौन सी विधि के द्वारा करता है? तो प्लेनेरिया जनन के लिए ये प्लेनेरिया देखो, ये प्लेनेरिया, ये क्या है? ये एक जीव है, ये प्लेनेरिया है। जब इसके टुकड़े कर दिया जाए तो प्रत्येक जीव से नया प्लेनेरिया बन जाता है। इसके यदि मैंने यहां से टुकड़े कर दिए तो इस वाले स्थान से नया प्लेनेरिया बनेगा, ये वाला भी नया बना लेगा। तो ये भी नहीं है। प्लेनेरिया में प्रजनन के लिए आप बताइएगा कौन सी विधि होती है? तो पुनरुद्भवन होता है। इसमें क्या होता है? पुनरुद्भवन। ये भी ध्यान में रखना। प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? पुनरुद्भवन। इसको कहते हैं रीजनरेशन। क्या कहते हैं? रीजनरेशन। यस। और मनुष्य में भी ऐसा होता है, घाव का भरना, ये पुनरुद्भवन है। चोट लग जाए, घाव हो जाता है, वापस भर जाता है, उसको बोलेंगे रीजनरेशन। क्या कहेंगे? रीजनरेशन। तो ये भी इसका आंसर कैंसिल हो गया। स्पाइरोगाइरा आपने पढ़ा था, ये एक तंतुवत शैवाल है। क्या है? ये एक तंतुवत शैवाल है जो अपना जनन विखंडन या खंडन विधि के द्वारा करता है। इसमें कौन सी विधि पाई जाती है? इसमें खंडन या फिर कह सकते हैं इसमें विखंडन विधि होती है। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन क्या बच रहा है? हाइड्रा। हाइड्रा, हाइड्रा है ना, हाइड्रा। ये अपना जनन, अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा करता है? तो ये हाइड्रा है, वो मुकुलन विधि के द्वारा जनन करता है। क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर ये रहने वाला है हाइड्रा। बाकी सारे के सारे कैंसिल है। हाइड्रा जानते हो? हाइड्रा में गुंडी जैसी संरचना होती है जिसको कहते हैं मुकुल। क्या कहा जाता है? मुकुल कहा जाता है। ये हाइड्रा है, डेड मैन्स फिंगर की तरह आपको दिखेगा। ये छोटा सा उबार जो देख रहे हैं इसको कहेंगे मुकुल। ये क्या है? मुकुल कहलाता है। अब ये धीरे धीरे वृद्धि करता है, आगे जाके ये वृद्धि करेगा, फिर वृद्धि करेगा और नया हाइड्रा बना लेगा। ठीक है, पूरा का पूरा नया हाइड्रा बन जाएगा इस वाले स्थान से। इसको मुकुल कहते हैं, इसलिए इसमें मुकुलन विधि हो गई। कौन सी हो गई? हाइड्रा में मुकुलन विधि हो गई। याद रखना, ये मुकुल कहलाता है। ये आगे जाके धीरे धीरे वृद्धि करता है और एक नया हाइड्रा बना लेता है, अलग हाइड्रा बना लेगा ये जैसे जैसे वृद्धि करेगा। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की मुकुलन विधि पाई जाती है, ये आप अवश्य ध्यान में रखिए। सवाल नंबर 10, आंसर करो फटाफट। क्या होगा इसका आंसर? फटाफट आंसर कर दें आप। निम्न में से फंफूद से होने वाली बीमारी। अब आधे बच्चों को ये नहीं पता ये फंफूद क्या है। ये कम्फूद नहीं है, ये फंफूद है, ध्यान रखना। ये फंफूद है ना। क्या है? ये फंफूद है। अरे ये फंगल है, फंगल डिजीज है। फंगल तो जान गए आप, कवक, जिसको कवक कहते हैं, कवक। यही है फंफूद। अब याद आ रहा है, अब याद आ रहा है। टाइफाइड ये किस प्रकार की बीमारी है? जीवाणु वाली। गौटी ने नीमो को सटा सीडी प्ले करने को कहा, मैंने बार बार बोला है, ये कैंसिल हो गया। क्लियर? मलेरिया ये बताओ ये किस प्रकार की है? ये प्रोटोजोआ से होगा। पापा काम पे सोते हैं, याद आ रहा है क्या? प्रोटोजोआ, पापा काम पे सोते हैं। तो ये आपका गलत हो गया, ये भी नहीं है। और मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफ्लीज। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, दो तो वैसे ही कैंसिल हो गए। ट्रेकोमा, इसका संबंध बताओ। ये बताओ, ये इसका संबंध कहां है?
ट्रेकोमा, यस, अभी आ रहा था आंसर इधर से, किसने दिया भैया? ट्रेकोमा आंख से संबंधित है। इसका सीधा संबंध कहां से? आंख से। आंख का जो कॉर्निया है उसकी गोलाई में अनियमितता आ जाने से ये रोग होता है। आंख का जो कॉर्निया है, कॉर्निया नेत्रदान में दिया जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है? तो उस समय उसकी गोलाई में अनियमितता आ जाना, ये आपके ट्रेकोमा रोग है। तो बच गया एक दाद। दाद इस प्रश्न का ठीक आंसर है, दाद। फफूंद या कवक से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? दाद है। तो दाद खा गए, ये भी याद कर लेना, दाद है खा गए, ये इसकी ट्रिक हो गई। दाद खा गए, दाद से क्या? दाद से क्या बनेगा? दाद। दह से क्या बनने वाला है? दमा। खा से क्या बनेगा फिर? खाज। गए से क्या बनेगा रे? गंजापन। मैंने आपको सारे पढ़ाए थे, एथलीट फूड। तो ये सब फंगल डिजीज है, ये आपके सारे के सारे कवक या फफूंद से फैलने वाली बीमारियां हैं, ठीक है जी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? दाद। दाद बिल्कुल ठीक है, कर लोगे? अब गलती करते हो तो वो आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल पढ़िएगा। निम्न में से बहुकोशिक जीव नहीं है। आप सबको याद है एक कोशिक जीव। अब एक कोशिक जीव वही होंगे जो बहुकोशिक जीव नहीं है, बात तो वही है भाई। यहां क्या पूछा जा रहा है? एक कोशिक जीव नहीं है, ये जरूर ध्यान में रख लेना। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए एक कोशिक जीव कौन कौन से हैं। बताओ रे, एक कोशिक जीव कौन से हैं? जिसमें एक ही कोशिका होती है, यूनिसेलुलर होता है। एक होता है मल्टी सेलुलर, बहुकोशिक। तो एक कोशिक जीव कौन कौन से हैं? एक तो है अमीबा, दूसरा क्या है? यूग्लिना, और तीसरा क्या है? पैरामीशियम। अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम, ये सारे के सारे एक कोशिक जीव है भैया, एक कोशिक, यूनिसेलुलर है, ध्यान में रखना। अब ये काट दो, बाकी अपने आप आ जाएगा। अच्छा, ये ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, एक तो ऑप्शन में आ गया, अमीबा आ रहा है ना, ये लीजिएगा, अमीबा हो गया इसका आंसर। क्या हो गया? अमीबा। मनुष्य बहुकोशिक जीव है। हाथी, आम का पौधा, ठीक है। बचा एक ही ऑप्शन है अपने पास, अमीबा एक कोशिक जीव होता है, ये आप जरूर ध्यान में रखोगे, एक कोशिक और बहुकोशिक। ये लीजिए नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न। अच्छा, इस प्रश्न का आंसर सभी का सही आ रहा है। वाहन की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? अच्छा, बाकी सारे के सारे अलग अलग है ना, ये ध्यान में रखिएगा, एनीमोमीटर है। ये क्या है? एनीमोमीटर है, एनीमोमीटर है। क्या करें भैया इसका आंसर? जल्दी करो, आंसर बताओ इसका। ये सबका सही आंसर आ रहा है। स्पीडोमीटर क्या करता है? वाहन की गति मापता है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। वैसे एनीमोमीटर ये बताओ, ये हवा का वेग मापता है, हवा का वेग, हवा का वेग एनीमोमीटर है। एमीटर क्या करता है? एमीटर, तनसुख कहां फंस गया? अरे तनसुख, एमीटर का बता दे फटाफट। ये विद्युत धारा से संबंधित है, वोल्ट मीटर ये विभवांतर से संबंधित है। क्लियर हो गया? तो स्पीडोमीटर बिल्कुल ठीक आंसर होगा, ये इसका सही आंसर है, स्पीडोमीटर। अच्छा, विद्युत धारा का मात्रक बताना भैया, क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है रे? एम्पियर होता है क्या? एम्पियर, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होना चाहिए वोल्ट। क्या होगा भैया? वोल्ट। एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में।
और श्रेणी क्रम में आई समान होती है, हमेशा ध्यान में रखना। लिखाया था आपको विद्युत धारा, इसमें विद्युत धारा क्या होती है? समान, आई समान है, ठीक है। एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। घरों की लाइट को किस क्रम में जोड़ते हैं? मीटर और फ्यूज को किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये तो सारे याद होने चाहिए आपको, ये सब याद होने चाहिए। कहीं से भी कोई सा भी प्रश्न आए, आपका आंसर सही जाना चाहिए बस। निम्न में से सबसे कम जड़त्व किसका है? वायुयान का है क्या? कईयों ने गलत पढ़ लिया। अरे दीपक, क्या आंसर होगा इसका? यहां क्या पूछा गया है? निम्न में से कम जड़त्व है। सवाल देखना, कम जड़त्व पूछा जा रहा है, कम। और मैंने एक साफ साफ सीधी सी लाइन आपके सामने रखी थी। जड़त्व किसका माप है? जड़त्व द्रव्यमान का माप है। रट लेना इसको, ये सवाल भी आ सकता है। अरे जड़त्व किसका माप है? जड़त्व द्रव्यमान का माप है। किसका है? द्रव्यमान का। जिसका जितना ज्यादा वजन होगा उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होने वाला है। तो बताओ इसमें से सबसे ज्यादा किसका होगा? वायुयान का। उसके बाद में किसका होगा? कार का। उसके बाद में किसका होगा? साइकिल का। तो ये बच गया पंख। दब जाए एक बार, ठीक है। ये बाद में क्लियर हो गया। सबसे कम जड़त्व किसका है भैया? तो ये पंख का होगा। सबसे हल्का यही दिख रहा है आपको, पंख। पंख किसके हैं ये? ये आप आराम से आंसर करके बताओ मुझे। इसका आंसर निकाल के बताओ फटाफट, क्या आंसर रहेगा? हो गया क्या? याद रखिएगा, प्रश्न को आप ढंग से पढ़ो और देखो कि इसमें आखिर पूछा क्या जा रहा है। सवाल पूछा गया है, एक विद्युत हीटर के टर्मिनल के बीच में, अच्छा वी दे दिया। क्या दे दिया भैया? वी, ठीक है। 10 एम्पियर, ए का मान भी दिया है। ए का मान कितना है? 10। अरे ए क्या होता है? धारा। ए क्या है? धारा। ये क्या है? विभवांतर। और पूछा क्या जा रहा है? प्रतिरोध। प्रतिरोध को क्या कहते हैं? आर। अब आर आ रहा है, वी आ रहा है, और ए का मतलब आई आ गया। ए का मतलब क्या है? आई है। एम्पियर का मतलब धारा ही होती है ना। अब ये तीनों के तीनों किस में आते हैं? याद आ रहा है? वरी। वरी किस में आएगा? ओम का नियम। किस में आएगा? ओम का नियम। अच्छा, ओम का नियम पूछा जा रहा है आपसे। ओम का नियम, ओम का नियम होता है, ओम का नियम क्या होता है? वरी। V बराबर आर आई या फिर आई आर, एक ही बात है। हाँ, समझ लो आप। और यहां से सवाल आए थे पिछली बार। एक तो यही वो प्रश्न है सेम जो पूछा गया था। अब कैसे निकालेंगे? आर पूछा गया है ना, आर। बस आप तो एक ही ध्यान में रखना, वरी लिख लेना इधर, वरी आंसर आ जाएगा। बस जो पूछे वो निकाल दो। क्या पूछा गया? आर। आर को छुपा लो ऐसे, क्या बनेगा? V बटे आई। V बटे आई बनेगा, V बटे आई। V का मान कितना है? 5। आई का मान कितना है? 10। 1/2। 1/2 का मतलब क्या हुआ? 0.5। और आर को किस में लिखते हैं? ओम में। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जरूर ध्यान में रखना। तो 0.5 ओम। आसान है? आसान ही तो है। आपको हार्ड लग रहा है क्या? क्या हार्ड है इसमें बताओ? जोड़ बाकी तो आती है। ओम का नियम पूछे, वरी लिख लेना, बस काम खत्म। कोई सा भी पूछे आंसर निकाल देना। इसमें क्या? प्रतिरोध का मात्रक बताओ भाई, प्रतिरोध का।
प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? इसका होता है ओम। अच्छा, आपसे सवाल किया जाए प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता का मात्रक यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे ओम गुणा मीटर। ठीक है। और सवाल पूछा जाए विद्युत ऊर्जा की, बताओ खपत किसमें होती है? विद्युत ऊर्जा, अरे विद्युत ऊर्जा की खपत KWH, KWH होता है। क्या होता है? KWH। विद्युत ऊर्जा की खपत किसमें होती है? KWH, किलोवाट घंटा में। तो इसका आंसर तो ये 0.5 ओम होगा। नेक्स्ट, घरों के विद्युत परिपथ में फ्यूज क्यों लगाते हैं? आज 20 प्रश्न है, पूरे के पूरे कितने सवाल है? 20 प्रश्न है। घरों के विद्युत परिपथ में फ्यूज क्यों लगाते हैं बताओ? पहली बात तो ध्यान में रखिएगा, फ्यूज है वो हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम। क्यों लगाते हैं ये पूछा गया है। सही, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, करंट से बचाव के लिए। सबका बिल्कुल ठीक आंसर आया है, करंट से बचाव के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। सबका सही है क्या? कोई ये तो नहीं कर रहा है सजावट के लिए? आया एक दो का आंसर सजावट के लिए। अच्छा, सजावट के सामान बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? यस, सजावट के लिए तो पीओपी का प्रयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये आर्मी की एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा हुआ प्रश्न है। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस CO2, N2O, O2 और D2O। अरे D2O को कहा जाता है भारी जल। क्या कहते हैं? भारी जल है ये। भारी जल है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नोट कर लो आप, ये भारी जल का फॉर्मूला होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, D2O। भारी जल है, ठीक है। परमाणु भट्टी में किया जाता है इसका उपयोग, ये भी ध्यान में रख लेना। ऑक्सीजन, ये आप सबको पता है, ऑक्सीजन गैस मनुष्य में श्वसन के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन ये खुद नहीं जलती लेकिन दूसरों को जलाने में समर्थ है। ऑक्सीजन की प्रकृति पूछा जाए अनुचुंबकीय। कैसी होती है? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय प्रकृति की होती है, ये ध्यान में रखना। ऑक्सीजन की प्रकृति होती है अनुचुंबकीय, ठीक है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सिले और अरे कौन था? सिले व प्रिस्टले। सिले व प्रिस्टले ने ऑक्सीजन गैस की खोज की है। तो ये नहीं बैठेगा, ये नहीं है N2O, इसको कहते हैं लाफिंग गैस। ये लाफिंग गैस है, हंसाने वाली गैस, इसलिए इसको हास्य गैस कहेंगे। क्या कहेंगे? हास्य गैस। इसको कहेंगे नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रस है ऑक्साइड। और ये एक तरह से क्या है? हंसाने वाली गैस है। इसका यूज किया जाए तो हंसी हंसी आती है। तो ये भी नहीं है, एक ऑप्शन बचा है ठोस CO2, ठीक है। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है, जरूर आप ध्यान में रखना भाई। ये सीधे किसमें? ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाते हैं बिना द्रव अवस्था की सहायता से। हाँ, याद आ रहा है क्या? ठोस किसमें चेंज होता है? गैस में। द्रव की आवश्यकता इसमें नहीं होती, द्रव की आवश्यकता इसमें नहीं होती। ठोस पदार्थ सीधे किसमें बदल जाते हैं? गैस में। और इसी को बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। क्या पढ़ते हैं इसको? ऊर्ध्वपातन। ये लीजिए, क्लियर हो गया। तो इस सवाल का आंसर क्या था? इस प्रश्न का जो आंसर था वो था आपके ठोस CO2। कर लोगे? चलो, इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? धातुओं की चमक का कारण क्या है? धातुएं क्यों चमकीली है? भाई धातुएं क्या होती है? अरे धातुएं क्या है? धातुएं चमकीली है। अधातुएं क्या होती है? अधातु चमकीली नहीं है, नहीं है। अपवाद है क्या? लेकिन इसका अपवाद बताना कौन है?
आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकीली है, बाकी अधातुएं नहीं चमकती। सभी धातुएं चमकीली होती है, लगभग सारी धातुएं क्या होती है, चमकीली होती है। लेकिन उसकी चमक का कारण क्या है? उसकी चमक का कारण होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है भैया? फ्री इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धातुएं चमकती है। किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धातुएं चमकती है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। आघात वर्धे पूछा जाए, अरे आघात वर्धे धातु कौन सी है? तो ये भी सोना है आपके। इसके अलावा लोहा भी होता है, बाकी है ये आप जानते हैं। चाकू से काटी जाने वाली धातुएं कौन सी है? चाकू से काटी जाने वाली धातुएं नकली है। कौन सी है? नकली। तो नकली का मतलब हो गया सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। बाकी आप सबको ये बता दिया गया है पूरे के पूरे, अब वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट, पेंसिल में क्या पाया जाता है? ये सबको आता है, लेकिन दीपक तो बता रहा है ये विटामिन पाया जाता है इसमें। विटामिन, ये विटामिन है। ये क्या है? विटामिन लिखा हुआ। यहां क्या लिखा हुआ है? विटामिन है। दीपक क्या आंसर होगा इसका? सोडियम। ग्रेफाइट बिल्कुल ठीक है। पेंसिल में क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की क्या है? सुचालक है। ये विद्युत की सुचालक है जी। क्या है? सुचालक है। और हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन आपको पता है कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप है। अक्रिस्टलीय नहीं है, क्रिस्टलीय अपरूप है। कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप पूछा गया है, कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। बिल्कुल ठीक है भैया, ये आंसर होगा इसका। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन ये कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप है। और अक्रिस्टलीय अपरूप पूछा जाए, कोयला, कोक, चारकोल, जंतु को, ये सारे के सारे अक्रिस्टलीय अपरूप है। हीरे की संरचना कैसी होती है? दृढ़ है, त्रिआयामी। दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय, ये इसकी स्ट्रक्चर है। और ध्यान में रखिएगा ये विद्युत का क्या होता है? विद्युत का कुचालक है। क्या है? कुचालक। कई सुचालक करके आ जाते हैं, ये विद्युत का कुचालक है। ठीक है। ग्रेफाइट ये विद्युत का सुचालक है। ये भी क्रिस्टलीय, ये भी क्रिस्टलीय और ये भी क्रिस्टलीय है। ठीक है। बाकी ये आपको क्लास में पूरे बता दिए गए। नेक्स्ट, अंतिम प्रश्न है। कार्बन का परमाणु क्रमांक आपसे पूछा गया। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल पूछ लिया है। कार्बन का परमाणु क्रमांक पूछा आपसे। अरे तंसु क्या आंसर होगा इसका? कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होगा? 6। इसका सिंबल क्या होता है? C। अच्छा, इसके दो गुण कौन से होते हैं? एक तो चतुसंयोजकता, ये ध्यान में रखना, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। और एक होता है इसमें श्रृंखलन का गुण। क्या होता है? श्रृंखलन का। ये आप जरूर ध्यान में रखोगे। कार्बन की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं, इसकी संयोजकता 4 होती है और इसके अलावा इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। काशी गए शंकर प्रभु, अच्छा याद आ रहा है ये कौन से वर्ग का तत्व है? ये किस वर्ग में आता है? चलो इसका आंसर आप करते रहना, बता देना मेरे को। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 6। 13 नंबर पे क्या आता है? अरे मैग्नीशियम 12 पे। 19 पे क्या आता है? पोटेशियम। और 14 पे क्या आता है? सिलिकॉन आता है। कर लोगे? तो आप अपनी जांच करें कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। रोज आप टेस्ट दें। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।